नाज़रीन आदाब, मैं अब्दुल रहीम खान आपका मेज़बान हाजिर हुआ हूँ मुनसिफ टीवी के इस खास प्रोग्राम लाइव डिबेट में एक सुलगते मौजू के साथ। आज हम बात करेंगे जमहूरियत के सौदागर मौजू पर, क्योंकि हिंदुस्तान एक कसीर पार्लिमानी जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर कहीं एक सियासी पार्टियाँ कौमी और इलाकाई सतह पर मौजूद है। मौजूदा दौर के मुताबिक हुकूमतों को उलटने के जो मामलात इस वक्त पेश आ रहे हैं, चाहे वे अरकान असेंबली को भारी रकम का लालच देकर ख़रीदने के मामले हो या किसी और तरह, आज हम इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। क्या इस तरह के गैर अखलाकी मामलात जो सामने आ रहे हैं मुल्क की जमहूरियत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, इस मौजू पर भी हम बातचीत करेंगे। मुल्क में जमहूरी निज़ाम की बका जारी रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अवाम इलेक्शन में अपने नुमाइंदे को कानून साज इदारे में भेजती है। जब ये नुमाइंदे अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हैं तो क्या राय दहिंदों के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होंगे। बीजेपी की नुमाइंदगी इस वक्त हमारे बीच में कर रहे हैं सीनियर लीडर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर हैं, नेशनल पॉलिटिक्स और इश्यूज़ पर आप काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। सीनियर नेता है मोहम्मद हनीफ अली साहब, आपका तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। टीआरएस की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के नौजवान लीडर अब्दुल मुकीद चंदा साहब। तेलंगाना पार्टी के साथ लंबे अरसे से आप जुड़े हुए हैं, अलाहिदा तेलंगाना तहरीक में भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सभी मेहमानों का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद है जनाब अबरार हुसैन आज़ाद साहब, बहुजन समाजवादी पार्टी के आप स्टेट कन्वीनर हैं। आला कमान को आपकी जो खूबियाँ वो पसंद आती है, कद्दावर नेता, बेखौफ बेबाक आप भी अपनी बात रखते हैं। आपका भी इस्तकबाल है सर हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज का जैसा कि नाज़रीन टॉपिक है हमारा जमहूरियत के सौदागर। अबरार हुसैन आज़ाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, दल बदल की जो सियासत इस वक्त चल रही है, ऐसे जो नज़ारे मुल्क ने पहले भी देखे हैं, लेकिन इक्का दुक्का वारदातें अक्सर इस तरह के सामने आया करती थी। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो बल्क में यह तादाद तब्दील हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में सीएम समेत 43 लोग दल बदल लेते हैं, महाराष्ट्र में 40, मध्य प्रदेश में 22 एक साथ दल बदल लेते हैं। तो ये वारदातें लगातार हमारे सामने आ रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस मुल्क में जो सेंट्रल हुकूमत है बीएसपी की, आपके बीजेपी की जी, और ख़ुद इस रियासत में जो टीआरएस की हुकूमत है, ये दोनों भी जो है ना इस तरह के कारकर्दगियों में मलहूज़ है। अगर हम 2014 से भी इसका लेके कि टीआरएस पार्टी की जो नुमाइंदे मुंतखब हुए थे, उन्होंने दीगर तमाम रियासतों जमातों से, बिलखुसूस कांग्रेस से काफ़ी हद तक जो है ना वहाँ के मौजूदा एमएलएओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया। फिर उनके साथ में सौदेबाजी हुई और उनके साथ में उनको जो ना मिनिस्ट्री वगैरह देने के मामले हुए और उनको मिनिस्ट्री में रखा गया। और इसी तरह अगर हम जो ना बीजेपी की बात करेंगे, अगर हम महाराष्ट्र की बात ले लें और या ख़ुद अभी जो हालिया में जो वाक़या अभी तेलंगाना में हुआ, ये पूरे कारस्तानी में टीआरएस पार्टी को बात करने का इसमें बिल्कुल हक़ नहीं है, क्योंकि टीआरएस पार्टी अगर अपनी तरफ से किसी इस तरह के मामलात में मलहूज़ नहीं होती और उनके एमएलएओं के साथ ये इस तरह का काम हुआ होता तो फिर उनको तनक़ीद करने का हक़ था। आप ख़ुद वो रास्ते से गुजर चुके हैं और आपके ऊपर भी शेर को सवा शेर वाला मामला अगर हो रहा है तो वो कोई ताजुब की बात नहीं है। कह रहे हैं ना सर, भाजपा मोदी जी से प्रभावित हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, इनकी विचारधारा समझ में आ रही है, इसीलिए लोग शामिल हो रहे हैं इतनी तादाद में। देखिए, यहाँ विचारधारा की बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ बहुत ही सफाई के साथ, क्लियरिटी के साथ ये है कि ये लोग जो है ना अपने आप का सौदा कर रहे हैं। ये जो एमएलए हैं, ये बाजारू एमएलए हैं। इनके पास कोई विचारधारा का नज़रिया नहीं है, कोई जो है ना किसी से उनका कोई राब्ता नहीं है। वो सिर्फ दौलत की बुनियाद पे या अपने आने वाले जो जैसे कि मिनिस्ट्री के और दीगर वादों की बुनियाद पे इस तरह के मामला हो रहे हैं। आपकी राय लेना चाहूँगा। सेम सवाल, जवाब आपका। जवाब सीधा मैं पहले आपको और मुनसिफ के नाजरीन को तमाम को सलाम अर्ज़ करूँगा, मेरे साथियों को, और ये कहना चाहूँगा कि जमहूरियत के नाम पर और जमहूरियत के चेहरे पर जो बदनुमा दाग हिंदुस्तान में नज़र आ रहा है, वो एकनाथ शिंदे की शक्ल में महाराष्ट्र में नज़र आ रहा है। वही बदनुमा दाग दिगंबर कामत और माइकल लोबो की शक्ल में गोवा में नज़र आ रहा है। उसी तरीके से अगर मरकज़ी सतह पर आप नज़र डालेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की शक्ल में नज़र आ रहा है। ये लोगों ने सौदागरी करते हुए सियासत को तिजारत बना लिया और ख़रीदो फरोख्त की, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और उस अंदाज से चल रहे हैं। मैं ये कहूँगा मेरे फाजिल दोस्त को कि उनको अच्छे से डिक्टेशन कर लेना चाहिए,
समझ लेना चाहिए कि टीआरएस ने हिंदुस्तान की किसी हुकूमत को नहीं गिराया, नहीं सर, किसी 12 का MLA तो तख्ता आपके नहीं पास भी पलटा। आए पार्टी छोड़ हमने करके। किसी का तख्ता नहीं पलटा, हम इख्तिदार में थे, हमारे साथ में आकर अपनी तरक्की के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन मौजूदा किसी हुकूमत को पैसों के बल पर ईडी और जो है आईटी के जरिए से ब्लैकमेल कर कर तख्ता पलटने का काम टीआरएस ने नहीं किया। जब टीआरएस के एमएलए को टारगेट किया गया तो आपने देखा कि टीआरएस के 4 शेरों ने एक दहाड़ लगाई, जिससे दिल्ली दहल उठा, जिससे अमित शाह कांप रहे हैं, जिससे नरेंद्र मोदी साहब का ये हाल है कि वो मुनगुड़ बाई इलेक्शन से अपनी मरकजी क़यादत को दूर रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। आप एलिगेशन लगा रहे हैं खरीद और फरोख्त के बल पर इन्होंने इतने एमएलए खरीद लिए, इस पार्टी में दाखिल कर दिया। आपके पास जो 12 एमएलए आए वो भी तो आपके मतलब परचम तले आए और आपने उन पर खरीद फरोख्त। आप सवाल ये नहीं है कौन कहां आया कौन कहां गया, सवाल ये है गैर जमहूरी अंदाज में तख्तों को पलट दिया गया। हुकूमत को अवाम ने किसी को मुंतखब किया है इस बात के लिए कि हुक्मरानी के लिए उनके मैनिफेस्टो को देखते हुए ये तमाम स्कीमात, तमाम फलाही कामों को चाहते हुए, लेकिन नीचे से एमएलए को खरीद कर अगर वो नहीं बिकते हैं तो उन्हें डरा कर, ये जो है गैंगवार पॉलिटिक्स करके, उन्हें धमका कर, उन्हें जेलों में डालकर, अजीब देखिए आप आजम खान साहब का वाकया, जो झुका नहीं, जो बिका नहीं, उसको जेल में डाल दिया गया। आखिर में उल्टे सीधे कवानीनी पेचीदगियां पैदा करके उनको बर्खास्त कर दिया गया। ये जमहूरियत के नाम पर सबसे बदनुमा दाग है। मैं आपको बताऊंगा कि हेट स्पीच के मामले में वरुण गांधी भी इन्वॉल्व थे और कई एक लोग इन्वॉल्व हैं, साक्षी महाराज इन्वॉल्व है, प्राची इन्वॉल्व है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये सियासी तौर पर दबाने के लिए, धमकाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। फिलहाल सर हेड स्पीच की बात हम कर नहीं रहे, बस मैं तो आपसे ये जानना चाहूंगा, खरीद और फरोख्त करते हैं दूसरी पार्टियां और आपकी जो फलाही स्कीमात हैं उनको देखते हुए आपके पास लोग चले आते हैं। हमारे पास देखिए आप फलाही स्कीमात नहीं, लोग तरक्की चाहते हैं, तरक्की के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है जो 12 एमएलए आपके पास आए वो खरीद फरोख्त में नहीं आए थे, आपकी स्कीमात को देख करके आए। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप इस वक्त लग रहे हैं कि आप ही ईडी, सीबीआई सबका दबाव डाल रहे हैं, लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगल पार्टी रूल शासन लाना चाहते हैं। बड़े एलिगेशन है सर आपके पास, जवाब भी बड़ा चाहूंगा। देखिए आप, मौजू बहुत अच्छा है और जहां तक अभी चूंकि हैदराबाद से ताल्लुक है और तेलंगाना स्टेट का मामला पहले आया है, बिल्कुल 4 एमएलए का मामला सामने आया है। पहले तो बीजेपी के पास एमएलए की तादाद कितनी है तेलंगाना स्टेट में, पहले वो देख लीजिए। क्या ये 4 एमएलए को हम खरीदने से क्या टीआरएस की हुकूमत गिर सकती? बोल से गड़ा भरता है सर। नहीं 4 एमएलए आने से क्या हम बीजेपी की हुकूमत यानी टीआरएस की हुकूमत गिरा सकते तेलंगाना में? नहीं। क्या हम हुकूमत बना सकते? वो भी नहीं। तो ये सब एक बहुत बड़ा ड्रामा था, क्योंकि हम तो क्लियर, किशन रेड्डी जी भी बोले हैं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। नंबर 1 ये कनेक्शन है, क्योंकि हार का खौफ, एक बाई इलेक्शन चल रहा है यहाँ पर, वो हार का खौफ समझो यहाँ तक भी पहुंचा दिया जी। फिर दूसरा, अभी कल एक लेटर भी आया, बंडी संजय हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है, एक लेटर गस्ट हुआ कि बंडी संजय साहब जो तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट है, नड्डा जी को एक लेटर लिखे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि हम हार मान चुके हैं और ये जो हमारी हार होने वाली है 3 तारीख से पहले हम हार मान चुके हैं और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, इस टाइप का लेटर है। अच्छा, तो ये भी एक लेटर सर्कुलेट हुआ। तो देखिए आप, शिकिस्त तय है और शिकिस्त के तय होने की वजह से कई चीजें हो रही हैं। और जहाँ तक बात है होस्ट रेटिंग पे आते हैं सर, चुनाव को भी आप रहने दीजिए, साइड करते हैं। लेके जा रहा हूँ जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी किसी हुकूमत को गिराना। अब जब आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो भी हुकूमत जिस तरीके से आई है, तमाम एमएलए को चुनाव लड़के बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़के आना पड़ा। यानी ये नहीं हुआ कि वो कांग्रेस के टिकट पर है। नहीं सर, जनता ने सरकार कमलनाथ की चुनी थी। देखिए बिल्कुल, देखिए जनता कमलनाथ की चुनी थी, उसी तरीके से अब महाराष्ट्र की बात ले लीजिए,
3 पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाई, कांग्रेस, एनसीपी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी जी, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास थी, और शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। और पिछले भी 98 में भी जब चुनाव हुआ था, शिवसेना और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ी थी, क्योंकि उनके सीट ज्यादा थे, वो मुख्यमंत्री सर सवाल यहाँ पे ये बनता है, तो यहाँ पर हम कोई सरकार नहीं गिराए, बल्कि शिवसेना को चाहिए, क्योंकि वो घुटन महसूस करी, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके जो पॉलिसीज है, वो एनसीपी और कांग्रेस से मेल नहीं खा सकते थे। फिर मुंबई ईस्ट से लड़ते ना सर चुनाव, क्यों हाथ पीछे खींच लिया आपने? कहाँ लड़ते मुंबई ईस्ट उपचुनाव, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं मतलब उतार के वापस लिया ना सर। तो देखिए, तो हार तो वहां भी नजर आ रही थी शायद आपको। वैसा नहीं है, जहाँ पर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप की बातचीत होकर तय होता है, तो वो तो एक लोकल इशू होगा। रहा मसला जहाँ जहाँ भी सरकारें गिरी हैं, तो वहाँ पर आप कहीं भी, चाहे वो कर्नाटक हो, कहीं की भी आप एक मिसाल नहीं बता सकते कि हमारा पहला उसूल है कि कोई हमारी पार्टी ज्वाइन करता है तो वो पार्टी नहीं बल्कि एमएलएशिप भी उसको रिजाइन करना पड़ेगा, और फिर मुंतखब हो गए, क्योंकि वो किसी और पार्टी के लेवल पे चुना गया। ये कानून एमपीओ के लिए नहीं है, एमपी के लिए भी है, एमएलए के लिए। मैं इससे पहले भी सवाल किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया कब इलेक्शन लड़े? ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा एमपी बने हैं, लोकसभा एमपी नहीं है। कांग्रेस छोड़ने का इनाम दिया ना सर आपने उनको, उड्डयन मंत्रालय में आपने उनको मंत्री बना दिया, तो इनाम तो आप लगातार दे रहे हैं। आईपीएस अगर कोई दे दे तो आप उनको विधानसभा में जगह दे देते हैं, रिटायर्ड जज हो उनको आप कहाँ ले जाकर बिठा देते हैं। एक काउंटर सवाल दूंगा सर, बिहार का एक काउंटर सवाल देना चाहूंगा। 160 विधायक एक तरफ हो जाते हैं, बीजेपी के खिलाफ हो जाते हैं, इधर फ्लोर टेस्ट पर अपना वो पूर्ण बहुमत साबित कर रहे होते हैं नीतीश कुमार, उसी दिन बिहार में 42 जगहों पर ईडी सीबीआई के छापे होते हैं, उसमें से आरजेडी के नेता शामिल है। यानी अगर आपके साथ गठबंधन अगर किसी पार्टी ने तोड़ा है उसी दिन, ये कैसा सहयोग है सर? उसी दिन छापे पड़वा देंगे आप? ऐसा है कि ईडी कोई हमारे कंट्रोल में है नहीं, ना सीबीआई हमारे कंट्रोल में है जी। ये तो जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके ऊपर तो एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो। तुक बनते हैं सर, बिल्कुल बनते हैं। जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ बेखौफ बोलना शुरू किया, आज वो सलाखों के पीछे, तुक तो बनते हैं सर। देखिए आप, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, कोई बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है वो। तो अगर आप प्रधानमंत्री के ताल्लुक से कुछ बोलेंगे तो उस पर एक्शन तो होना चाहिए। तो सर एक्शन कानूनी कार्रवाई होना सर, ईडी सीबीआई का डर तो नहीं मतलब चलना चाहिए देश में, लोकतंत्र है, कानून व्यवस्था है। जैसा मैं तेलंगाना स्टेट में रहता हूँ, तो मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर बोलूंगा, बोलना का तो हक है मेरे को, लेकिन ऐसे अल्फाज बोलने का हक नहीं है जिससे मेरे ऊपर भी एक्शन हो, नहीं बोलना चाहिए मुझे। बिल्कुल सर। मुकेश चंद्र साहब आपके पास आते हैं, ये जो 4 एमएलए खरीद फरोख्त की जो बात चल रही है, आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि नहीं केसीआर साहब की खुद की साजिश है, एक माइंडसेट है, उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक फेक अफवाहों के जरिए से बाजार गर्म कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी की सियासत के खात्मे का आगाज बंगाल से हुआ। बंगाल में पहले उनको ममता दीदी ने मुंह की खाने पड़ा। ममता दीदी से जब इनको तमाचा मिला तो ये बिलबिला उठे, दिल्ली के तरफ गए, मनीष सिसोदिया को टारगेट किया, और वहां पर टारगेट करके ये लोग दिल्ली का तख्ता पलटने के लिए वहां पे भी जो है दर बदर भटके हैं। बहुत सारी कोशिशें की, नाकाम हुए। नाकाम होने के बाद वही फार्मूला एकनाथ शिंदे वाला लेकर वो पलटकर तेलंगाना में आए, और तेलंगाना में आप देखिए क्या हाल हुआ है। पैसों की रेल पेल और पैसे और किसी किस्म की जो है धमकी से तेलंगाना के लोग डरने वाले नहीं हैं। हमने अपनी जान की बाजी लगाकर तेलंगाना को हासिल किया है, और तेलंगाना की तरक्की का मॉडल पूरे हिंदुस्तान को बता रहे हैं। बीआरएस पार्टी अब आगे बढ़ेगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से, न सिर्फ तेलंगाना में आप देखिए, जिस वक्त तेलंगाना रियासत में टीआरएस पार्टी आगे बढ़ती है तो बीजेपी को अपनी जीत के आसार नजर नहीं आते। तो सेकुलर वोटों को तकसीम कराने के लिए एक तरफ शर्मिला को निकाल दिया जाता है, तो एक तरफ बीएसपी को निकाल दिया जाता है, एक तरफ किसी और को निकाल दिया जाता है। ये सब जो है अमित शाह के पिद्दे हैं जो निकले हुए हैं सेकुलर वोटों को डिवाइड करने के लिए। इन सब का मुकाबला करने की सलाहियत केसीआर साहब रखते हैं। आप देखेंगे कल जो पोलिंग होगी उसका नतीजा। साजिश जो लगाने वाले हैं, जो इल्जाम लगाने वाले, ये पहले सीबीआई के पास चले जाते, आप क्यों नहीं जाते? आप जा सकते थे, सीबीआई जांच की मांग तो उल्टा आपको पहले करनी चाहिए थी। देखिए, चोर मचाए शोर वाला मामला बहुत मशहूर है। अब ये बीजेपी पे सादक आता है। किशन रेड्डी साहब के साथ में जो स्वामी जी है
या और भी जो लोग अरेस्ट हुए हैं सबके तस्वीर हैं, सोशल मीडिया का उनका प्रोफाइल आम है, सब मिलता है। तस्वीर सर कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है, तस्वीर को आप कहां सबूत और प्रूफ जोड़ रहे हैं? तस्वीर सबूत के तौर पे नहीं, उनके साथ में मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, साथ में पार्टी के लोग हैं, साथ में रह रहे हैं, उन्हीं की वॉइस रिकॉर्डिंग है। अब जो मैं आपके साथ अगर तस्वीर टीवी में आ गई तो आपका नाम लेकर मैं किसी को ये तो नहीं बोला कि मैं इंटरव्यू करा दूंगा, आ जाइए रहीम साहब के पास बिठा दूंगा, मुझे 10 लाख दे दीजिए, बड़ा 2 लाख जबरदस्त दे तर्क दीजिए। दिया सर इन्होंने। ये तो ऐसा होने वाला नहीं है। जब तस्वीर भी दिखती है, फिर कॉल भी आता है, फिर पैसे भी अरेस्ट होते हैं, वो लोग मिलते हैं और मौजूदा 4 एमएलए इस बात का जो है ऐलान करते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग आती है। क्योंकि बाई इलेक्शन है, इलेक्शन कोड है, इसके लिए अभी बहुत सारी चीजें छुपा के रखी गई है इलेक्शन के मद्देनजर। ये सब जितने भी चीज लीक हुए हैं ये सब ट्रेलर है, पिक्चर पूरी अभी बाकी है। बीजेपी को बंगाल से जो पीछा करना शुरू किया है, केसीआर साहब फिर ले जाके खलीज बंगाल में उनको डाल देंगे। एक सवाल सर मेरा, सीबीआई जो जांच इस मामले पर हो रही है, 30 अगस्त को टीआरएस को ये अधिकार मिल जाता, हक मिल जाता है कि वो सीबीआई की जांच को अपने राज्य में अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। 30 अगस्त को आप इस खबर को अवाम में नहीं फैलाते, इसको छुपा के रखते हैं, गोपनीय रखते हैं। 29 अक्टूबर को आप इसको राय आमा में लेकर के आते हैं कि नहीं सीबीआई की जांच अगर हो रही है तो इसमें दखल जो है वो टीआरएस हुकूमत दे सकती है। तो ये सर साजिश भी हो सकती है, क्योंकि आप जब आपको हक मिल जाता है 30 अगस्त को सामने लेकर आते हैं आप 30 अक्टूबर को, तो 2-3 महीने आपने इस बात को छुपा के रखा ना कि सीबीआई की जांच में जो मुदाखलत है वो टीआरएस हुकूमत कर सकती है। नहीं देखिए, मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो गुजरात के आवारा घोड़े हैं, इनको लगाम डालने की सलाहियत केसीआर साहब के पास है। उन्होंने सीबीआई का अगर खेल खेलेंगे, ईडी का खेल खेलेंगे, तो हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत केसीआर साहब रखते हैं। वो जानते हैं हमारे एमएलए को खरीदने की सोचना तो दूर की बात है, वो लोग अगर ख्वाब में भी आएगा तो बिलबिला कर उठेंगे, ये कहेंगे ये क्या हो गया, क्या हमें शैतान ने छी कर छोड़ दिया है। तस्वीरों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है सर। हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई फोटो वायरल होती है तो आप सबसे पहले दिखाते हैं कि कांग्रेस के फला नेता के साथ ये शख्स मिल रहा है और यहाँ पर ये मुलविस पाया गया। कुछ तस्वीरें मेरे हाथ में भी हैं। सतीश शर्मा जी मुलाकात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से जो गिरफ्तार किए गए हैं। सिमैया जी मुलाकात कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से जो गिरफ्तार किए गए हैं। आपके जी किशन रेड्डी से नंद कुमार मुलाकात कर रहे हैं जिनके ऑडियोज भी वायरल हुए हैं। तो इस पर आप भी एक राय अपनी रख दीजिए सर। तस्वीर का जो मामला है जी, कोई अगर मेरे साथ तस्वीर खिंचाने आता है तो मैं इनकार तो नहीं कर सकता। दिखा दीजिए सर नंद कुमार की फोटो आप केसीआर साहब के साथ दिखा दीजिए। कौन सा? नंद कुमार की, सिमैया की फोटो आप किसी तेलंगाना राष्ट्र समिति, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी किसी के साथ भी आप तस्वीरें दिखा दीजिए सर। ऐसा है कि वो बीजेपी से उनका कोई ताल्लुक ये तीनों का भी नहीं है। अगर राजनाथ सिंह तमाम से मिलते हैं सुबह 9 बजे के टाइम, सर योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय में जाके मिलके आ जाते हैं, आप कह रहे हैं सर ताल्लुकात नहीं है, संबंध नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है सर। देखिए कार्यालय में भी आप जाके मिल सकते हैं, कोई पार्टी का होना जरूरी मैं नहीं। चलिए एक सवाल आपके साथ करता हूं। एक सेकंड बात ले लेते सर, इनकी फिर लेते हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के साथ हनीफ साहब के बता दीजिए जी, वहां से अंदर की, वहां पे पहुंचने की। जब आपको उसकी इजाजत नहीं है तो उनको कैसे इजाजत? ये देखिए आप सुनिए, मैं अगर लेना चाहूँ तो अंदर की भी फोटो ले सकता हूँ, बाहर की। जो मेरे पास फोटो है वो मेरे पास महफूज रहती है, क्योंकि देखो मैं भी एक वही फील्ड का हूँ, 42 साल बीजेपी में गुजार चुका हूँ, फाउंडर हूँ पार्टी का। तो कईयों के साथ मेरी फोटो है, अटल जी के साथ भी है, अडवाणी जी के साथ भी है, करीब से भी है, दूर से। लेकिन सर आप खरीद फरोख्त में आप गिरफ्तार नहीं हुए ना सर, तो आपसे तो हम ये सवाल कर ही नहीं सकते हैं। ये देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि वो 3 का ताल्लुक बीजेपी से कतई नहीं है। देखो अब यहाँ पर सियासी भूल चूक हो गई हमारे सीएम साहब से या केटीआर साहब से, जो भी टीआरएस के लोग हैं। ये 4 एमएलए की जगह अगर 40 एमएलए बिठाए थे तो शायद कामयाब हो जाते थे। सर मोइनाबाद में जिस जगह पर ये छापेमारी हुई जहां से केश बरामद हुआ, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया, वो मकान सर बीजेपी से रिलेटेड नहीं था, वो आपसे जुड़ा हुआ है। मोइनाबाद में जिस फार्म हाउस पर ये डील चल रही थी वो आपके कार्यकर्ता का मकान है सर, इस पर कुछ कह दीजिए। ये इससे ये पता चलता है, ये इस बात का सबूत है कि साजिश टीआरएस ने या एमएलए ने नहीं की, इनके पास आए थे वो लोग खरीदने के लिए और आकर के फंस गए। ये इस बात का सबूत है। अगर जाते तो उनके पास पहुंचते थे, वो आए थे, धमका रहे थे, डरा रहे थे। देखो अगर जिस तरीके से फिल्मों में बताया जाता है कि अगर हमारे साथ आओगे तो ये भी मिलेगा और जिंदगी भी बच जाएगी, साथ नहीं आओगे तो जेल को भी जाओगे और माल भी चला जाएगा।
इस किस्म के धमकी आमेज अंदाज को इख्तियार किया जाता है। अबरार हुसैन आज़ाद साहब, आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूँगा इस वक्त। सवाल ये है कि जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी उम्मीदवार है, वो किसी एक सिंबल पर चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीतने के बाद वो दूसरे दल में चला जाता है। क्या इस पर एक सख्त कानून की ज़रूरत है हमारे देश को? क्योंकि बहुत उम्मीद से हम किसी को वोट देने जाते हैं कि हमने अपने इस कैंडिडेट को अपने लिए चुना, ये इस पार्टी का, इसकी विचारधारा ये है, फिर वो बी विचारधारा में चला जाता है, तो दुख तो होता है सर। एक सर शख्सी तौर पे कैंडिडेट से ज़्यादा पार्टी की आइडियोलॉजी माने रखती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कैंडिडेट से नावाकिफ होते हैं, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी से, पार्टी के फॉर्मेट से वाकिफ होते हैं, और उनका जज्बा उसी पार्टी के साथ होता है। और बहुत कम वक्त में भी जो है ना बहुत सारे नुमाइंदे उस पार्टी के कैंडिडेट बन के आते हैं और अवाम उनको जिताती है। इस तरह का जब काम होता है, ये धोखाबाजी है या खरोज और फरोख्त का मामला होता है, तो अवाम को रास्त इसकी तकलीफ होती है। और अवाम जो है ना एक माने में जमहूरी जो निज़ाम है, वोट डालने का जो निज़ाम है, और आज जो वोटों की जो परसेंटेज में कमी आ रही है, उसकी वजूहत भी ये है, क्योंकि भाई देखिए हम इसको जिता देते हैं लेकिन ये रहेगा नहीं। अगर जो आप टीआरएस पार्टी की बात करेंगे तो इंदिरा किरण रेड्डी जो मिनिस्टर है और एक कोनूर कोनप्पा, ये दोनों लोग जो है ना बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो उन्होंने उस पार्टी से यहाँ पे तेलंगाना में कामयाबी हासिल की, वो टीआरएस पार्टी में शामिल हुए। तो जहाँ उनको जो वोट बैंक उनको जो मिला, तो वो जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के ज़रिए वो लोग मुंतखब हुए और वो जो है ना टीआरएस पार्टी में शामिल हुए। और आज जो 12 एमएलए जो टीआरएस पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें जो है ना कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को रंगारेड्डी चवड़ले से एमपी को रोकने के लिए आप सविता इंद्रा रेड्डी को जो है ना पार्टी में शामिल भी किया और मिनिस्ट्री भी दिए, क्योंकि वहाँ एक ताकतवर एक शख्सियत वहाँ पे मौजूद थी। तो उनको रोकना केसीआर साहब के लिए ज़रूरी था, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल मजबूत आदमी और एजुकेटेड आदमी है। पार्टी सख्त कानून की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। और रही बात, और आज का एक ऐसा तारीखी जोक हमारे हनीफ भाई बताए कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ईडी और जो है ना सीबीआई नहीं है। ये तो बच्चा जानता है कि आज जो है ना बीजेपी हुकूमत के ज़रिए तमाम सियासी जमातों को और तमाम लोगों के साथ जो दबाव का जो माहौल बनाए हुए हैं, वो आप ही की बदौलत है। और रही बात जो टीआरएस पार्टी के जो 4 एमएलए इस वक्त में जो सूरत हाल बाहर आई और टीआरएस पार्टी उनको बहुत फरिश्तों के तौर पे दिखा रही है, स्टेज पे दिखाए, उनके मुंह पे टेप लगा के, उनके हाथ बांध के, अरे उनको आप उनसे बात करवाना था ना मनोगढ़ में, आप उनसे बात करना था, उनके दिल में क्या मालूम होता था। आप उनको प्रगति भवन में कैद करके रखे हुए हैं। आप जो है ना चोरों को पकड़े, देखिए खरीदने वाला खरीदने तैयार था, बिकने वाला बिकने तैयार था। जो आदमी पहले से बिका हुआ है उसको और एक मर्तबा कोई खरीद रहा है तो फिर भी बिकेगा, वो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। सवाल लेते हैं सर, हनीफ अली साहब आपसे जानना चाहूंगा। आपकी लोकली इंटेलिजेंस से आपको इंफॉर्मेशन मिली तो आपने उनको पकड़ कर जकड़ कर रखकर और आप मनोबल में उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हनीफ अली साहब, बात कर रहे हैं हम जमहूरियत के सौदागर, ये आज का हमारा मौजूद जमहूरियत के सौदागर। मैं कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने पेश करना चाहूँगा जो मैं देख पा रहा हूँ। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ये रिपोर्ट है। 2013 में 31वां स्थान था भारतीय जमहूरियत का, कि हम कितने मजबूत हैं। 2019 में 41वें स्थान पर हम पहुंच जाते हैं और फिलहाल हम 51वें स्थान पर, 31 से हम 51वें 20 स्थान पीछे चले जाते हैं। ये रिपोर्ट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की। अगली रिपोर्ट में बताऊंगा सर फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट। यहाँ भी हम 10 पायदान गिर जाते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो कमज़ोर हो रहा है। ये किस बिना पे हो रहा है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बताती है कि नागरिक स्वतंत्रता, इसके अंदर शामिल किया गया है प्रेस के फ्रीडम को, जिसके मामले में हम 160 पीछे, अभी बहुत पीछे चले गए हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स ये साबित कर रही है कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी, जो हमारी जमहूरियत है, वो खतरे में है। 16 से ज़्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आप है, जवाब भी आपका ही बनता है। दीजिए सर जवाब। देखिए आप, जमहूरियत मजबूत हो रही है, कमज़ोर होने का ये तो आप सर्वे आ रहा है। इतनी रिपोर्ट्स, 3-4 रिपोर्ट्स पढ़ी मैंने आपके सामने। देखिए रिपोर्ट्स तो बहुत सारे आपके सामने हैं, रिपोर्ट्स तो आती जाएंगी, क्योंकि देखिए अब जहाँ पर तो सर अगर देखिए अब जो देश को एक ऊंचाई पे ले जाने का वक्त आता है, क्योंकि अब तक आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी हुकूमतें आई वो सिर्फ सौदेबाजी की हुकूमतें रही हैं। नहीं सर, उस 2013 की अगर आप बात करो 31वें स्थान पर थे सर। हाँ देखिए अब 2011 की खाली स्थान पे थे, हाँ, लेकिन आप आने वाले वक्त पता चलेगा कि हम पहले स्थान पे आएंगे। यानी जमहूरियत हिंदुस्तान से बढ़ लगातार खिसकते जा रहे हैं सर। हम आएंगे पहले मुकाम पे जरूर आएंगे। 31 से सर हम 41-51 पर पहुंच गए हैं। देखिए फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है। पीछे से पहले मुकाम पे आएंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं जवाब उनसे ले रहा हूँ सर। 1 मिनट सर रुकिए, जवाब मैं उनसे ले रहा हूँ, आप ही दीजिए सर। सुनिए, केसीआर साहब तो तेलंगाना में ही नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान में क्या आएंगे?
क्योंकि देखो आप ये जिस तरीके की यहाँ की हुकूमत चल रही है, तो आप यहाँ की भी बात अगर देख लेंगे, तेलंगाना की भी, तो आपको दिखेगा कि तमाम मज़ाहिब के साथ कोई इंसाफ एक है साल क्या? ऐसा नहीं है सर जिसमें हमारी रैंकिंग में सुधार हुआ हो। कोई एक साल ऐसा नहीं, लगातार हम गिरते जा रहे हैं। क्यों गिरते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ यूएपी है, इसका दुरुपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है, नागरिकता संशोधन की बात आप सबसे पहले करने लग जाते हैं, GDP इंटरनेट गिर रहा बंद, है, कश्मीर में रुपया सर गिर 8-8 रहा 9-9 है, महीने रैंकिंग इंटरनेट गिर बंद रही है। रहता है। तो ये नागरिक के जो अधिकार है सर, उनका हनन है। इसी देखिए आप- आधार पर फ्रीडम हाउस रिपोर्ट देखो तैयार कर आप- रहा है कि इंडिया में जमहूरियत की हत्या की जा रही देखिए है। आप, क्रिमिनल्स की तादाद कम हो रही है, स्कैम्स कम हो रहे हैं, जो पूरे देश में यानी दंगे होते थे वो इसकी भी खत्म सर- हो गए हैं। इसकी भी सर रिपोर्ट है मेरे पास। नहीं, दंगे दुनिया खत्म का हो गए सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर है और हम 61वें पायदान पे है सर अभी। देखिए अब सुरक्षित देश तो हमारा है, आप बता दीजिए, यानी 2014 के बाद से सुरक्षित- एक भी दंगा बता दीजिए आप। सुरक्षित डेट ये है सर जब रामनवमी पर सब शांतिपूर्ण जुलूस निकलते थे तब कांग्रेस खड़ी होकर इसकी वो मिस्दाक लेती थी कि हमारे बिना पर आज रामनवमी का जुलूस इतने शांतिपूर्वक आप निकल गया। 2014 से अब कोई एक सुनिए ऐसा आप। जुलूस नहीं सर नहीं, जिसमें मैं दंगे ना खामोश भड़कें। नहीं रह देखिए सकता हूं। आप आप सुनिए रहीम साहब, 2014 दिल्ली से के जहांगीरपुरी को आपको 2014 से फरामोश आज करना तक- पड़ेगा। मैं जवाब ले लूं आप सर गांधी इनसे? जी के 3 बंदर बन के बैठना पड़ेगा। देखो आप सर इसका 2014 जवाब नहीं है सर आपके पास। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि सर लगातार हमारी जो रैंकिंग है वो गिर रही है और इस पर आप कुछ बता नहीं पा रहे हैं सर। कब सुधरेगी? फसादात को क्या? भूल जाना जमहूरियत की जो पड़ेगा। हत्या हो रही है इस वक्त, कब ये चीजें बंद होगी? कब? देखिए अब फसादात जमहूरियत की की तो हत्या रेल कहाँ पेल हो है। रही है, कहाँ हुई, कहाँ हो रही है? यानी जमहूरियत में जितने हिंदुस्तान की 135 करोड़ से ज्यादा अवाम है, कहाँ पर किसके साथ नाइंसाफी हो रही है बताइए? जमहूरियत में सर एक न्यायपालिका है, हमारा एक सिस्टम है, न्यायपालिका पर हम सब विश्वास करते हैं। हमारे पास कोर्ट की बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है, जिला जज से हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। शारदा केस की मैं बात करूंगा सर। मुकुल रॉय, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये मुकुल रॉय टीएमसी में थे, हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा जब बीजेपी में चले जाते हैं तो उस पर उन पर ये मुकदमे सारे बंद कर दिए जाते हैं। मुकुल रॉय जब टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं, उनके ऊपर ये सारे मुकदमे बंद कर दिए जाते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, नवाब मलिक, संजय राउत, सत्येंद्र जैन, ये अब भी जेल में बंद है सर। एक ही स्कैम, शारदा केस में कुछ लोगों को जेल भेज देते हो आप, और जो लोग दल बदल लेते हैं उनको आप बरी कर देते हो, उनके खिलाफ सारी पूछताछ, सारी जांच बंद कर देते कोई हो। बंद नहीं हुई है, कोई बंद नहीं होता है। देखिए आप उनके एक मिसाल बता दीजिए सर, हेमंत बिस्वा शर्मा को बुलाया हो ईडी ने या सीबीआई ने, इसी शारदा केस से देखिए रिलेटेड। आप उनका यानी तहकीकात हो गई, उन्होंने बेकसूर साबित हुए, हट गया वो नाम। ये है सिस्टम है। अगर आप तहकीकात में कसूरवार साबित होंगे वो चलते रहेगा। उसके लिए जाफरानी खंडवा पेन लेने से नहीं, जाफरानी खंडवे से कोई चीज नहीं होने की है। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं वही मुकेश चंद्र वॉशिंग साहब, पाउडर जी। निर्मा के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। और फसादात के ताल्लुक वो से एडवर्टाइज जो हुआ मेरे था वो। फासिल दोस्त ने कहा कि फसादात 2014 से नहीं हुए। अगर कोई अंधा होगा हिंदुस्तान में तो वो भी देख लेगा कि किस तरीके से फसादात नहीं, नस्ल कशी हुई है और एक तरीके से टारगेट करके मॉब लिंचिंग के जरिए से निहत्ते, अकेले, लंगे, भूखे को मारा गया। फसादात तो एक ग्रुप की शक्ल में होते थे। फसादात से बुरा हाल हिंदुस्तान का हो गया, इसलिए रैंकिंग गिर रही है। फसादात से बुरा हाल हिंदुस्तान का हुआ, इसके लिए रुपया गिर रहा है। फसादात से बुरा हाल हिंदुस्तान का हुआ, इसके लिए जीडीपी गिर रहा है। हिंदुस्तान की इतनी दुर्गत हो चुकी है कि अब सिर्फ खरीदो फरोख्त और सियासी शोबेदाबाजी, जो गुजराती होगा वो आगे बढ़ेगा, जो अडानी होगा वो आगे बढ़ेगा, हैदराबाद जो में तो बढ़ रहा है अंबानी सर होगा आगे नंबर 1 वो पर, आगे IT बढ़ेगा। सेक्टर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, फसादात का किंग सुनील बंसल जब तेलंगाना का इंचार्ज बनता है बीजेपी का, तो राजा सिंह को मैदान में उतार कर फिरका परस्ती का माहौल क्रिएट करने के लिए शान रिसालत में गुस्ताखी की जाती है। लेकिन बेहतरीन अंदाज में केसीआर साहब की क़यादत, हुकूमत के जरिए से हम जो है कंट्रोल करते हैं। हो गए सर, पार्टीबाजी टॉपिक पे रहते हैं सर। आहनी पंजे से जो है हनीफ अली उनकी साहब, फिरका चुनाव आयोग परस्त पर साजिश को सबसे रोक ज्यादा दिया जाता सवाल है। इस वक्त कांग्रेस भी खड़े कर रही है, टीआरएस खड़े कर रही है, कभी कम्युनिस्ट पार्टी बोल पड़ती है, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी बोल देती है कि लगातार चुनाव आयोग जो है वो किसी के इशारों के अधीन है, किसी के इशारों पर काम कर रहा है। हिमाचल चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात चुनाव में तारीखों की घोषणा नहीं करती क्योंकि मोदी जी को वहां बहुत सारे इनॉग्रेशन करवाने हैं। चुनाव आयोग लगातार सवाल के घेरे में, शासन भाजपा का। जब कांग्रेस के शासन में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी, किसी भी पार्टी ने यह एलिगेशन नहीं लगाया था कि चुनाव आयोग कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहा है। इस पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग भी सर हमारी न्यायपालिका का एक मजबूत स्तंभ है। क्या चुनाव आयोग, जब भी कोई सेंटर में हुकूमत रहती है उस पर इल्ज़ाम लगता ही है। पहले कांग्रेस पे भी लगा है, आज बीजेपी पे भी लग रहा है। चुनाव आयोग पे हम क्या पाबंदी करेंगे? कोई पाबंदी का नहीं है।
हिमाचल का जो करना था वो हो चुका है, गुजरात का भी आजकल में हो जाएगा। तो ये न उसमें चुनाव आयोग में दखल देने का किसी को भी हक नहीं है, चाहे वो हमारी सरकार हो, सेंट्रल की सरकार हो। अब देखिए, अब जहाँ भी आता है सीबीआई में हमारा दखल, ईडी में हमारा दखल, चुनाव आयोग में हमारा दखल, तो हमारा दखल तो कहीं में भी नहीं है। जो भी मरकज में हुकूमत नहीं तो करता सर है, सहयोग ऐसे हमेशा इल्जामात आते बीजेपी हैं। के साथ क्यों हो जाते हैं? क्या सहयोग की अगर मैं बात करूं, जिसको हम इत्तेफाक कहते हैं, वो सारे इत्तेफाक बीजेपी के लिए। नहीं, सहयोग कोई नहीं हो रहा है। देखिए आप जिसको जब सहयोग हो रहा है ना सर, वहां पे फ्लोर टेस्ट चल रहा है, इधर ईडी सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं, ये भी सहयोग है। हिमाचल के चुनाव की घोषणा हो जाती है, गुजरात में नहीं होती, उसी दिन कर देते हैं अनाउंसमेंट। देखिए आप, क्या वजह रही थी? फ्लोर टेस्ट चल रहा है, ईडी के छापे पहले से डिसाइड थे होंगे, फ्लोर टेस्ट की वजह से थोड़ी हुआ है। आप भी कह रहे हैं इत्तेफाक है? हाँ, इत्तेफाक ही है वो। ठीक है सर। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सौदागर के बारे में जब आप कह रहे हैं जमहूरियत के, तो आप सुनील बंसल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरीके से सौदागरी होती है जहां भी, तो वहां पर मीडिएटरी, ब्रोकरी, दलाली होती है, और इस दलाली में जो तमगे हासिल किए हैं सोने के, वो सुनील बंसल ने हासिल किए हैं। वही सुनील बंसल के जरिए से योगी आदित्यनाथ तक लोग पहुंचते हैं, और उन्हीं के लोग वहीं से फंडिंग लाकर ये काम करते हैं। अंधे को भी यहाँ पर दिख रहा है, नजर आ रहा है। अगर किसी के आंखों पर पट्टी है, अगर किसी के आंखों पर जाफरानी चश्मा लगा है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। जमहूरियत के सौदागर भी हैं, जमहूरियत के दलाल भी हैं, एमएलओ के दलाल हैं। ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही इंचार्ज बनते हैं, बीजेपी के यहाँ पे तेलंगाना के प्रभारी बनते हैं, तब से ये सब फितने और फसाद शुरू हो जाते हैं। चुनाव आयोग पर अबरार हुसैन आजाद साहब, आप कुछ कहिए। देखिए, चुनाव आयोग जो है ना एक तरफा काम कर रहा है, और ये चीज़ें देखिए आज इतना मतलब आवाम में शऊर है सोशल मीडिया के नोटिस जारी हो गया सर अखिलेश यादव जी के खिलाफ, संभल के बोलिएगा जरा। जी, देखिए ये जो मैं चुनाव की बात मुकम्मल करूंगा कि लोगों को ये हर चीज़ क्लियरिटी से समझ में आ रही है। पहले ज़माना ऐसा होता था कि लोग आमतौर पे जो है ना टीवी नहीं देखते थे या अखबार नहीं देखते थे, लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता था। देखिए, चुनाव आयोग का जहाँ पे भी जैसे टीएन सेशन का दौर था, चुनाव आयोग के जब वो टीएन सेशन जिस तरह आए थे, जिन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पे आए थे, उन्होंने जिस तरह की कारकर्दगी की, उसके बाद से एक इमेज जो ना उभर कर आई थी। उसके बाद धीरे धीरे उनकी इमेज जो है ना कम से कम कमतर होते गई। और अभी आप जैसा बता रहे कि भाई जैसे दीगर रियासतों के साथ साथ इलेक्शन जो है ना गुजरात में भी होना चाहिए था, वहाँ पे भी अनाउंस होना चाहिए था। अगर इलेक्शन अनाउंस होता तो वहाँ पे जो स्कीमात या नए जो कारकर्दगी जो लोग बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन वाला साल हुकूमतों की तरफ से आवाम को ये मलगूब किया जाता है कि ये बताया जाता है कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, फिर बाद में फिर इलेक्शन कोड के नाम से उसको रोक दिया जाता है। और एक दीगर, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू को जारी रखते हुए बताऊंगा कि अभी जो रुपए की कदर है इस तरह गिर रही है, इस मुल्क का जो है ना वजीर फाइनेंस ये बोलता है कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर जो है ना मजबूत हो रहा है। बोल देते हैं सर। और अब हम जो जमहूरियत की बात करेंगे, 31 से हमारा गिरा 41 से 51 आता है, तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। आपको कैसे सनद चाहिए, कहाँ से सर्टिफाइड चाहिए? आपकी जमहूरियत का जो है ना जमहूरियत का स्ट्रक्चर ढांचा कमजोर हो रहा है, और आज हम जो है ना अपनी आंखों को बंद करके कमजोर हो रही सर। ये देखिए, पूरा जो जमहूरी जो निज़ाम है वो दरहम भरम होते जा रहा है। और जो 75वें साल में हम पहुंच चुके हैं, और हमारी जो बुनियाद है वो जमहूरी बुनियाद है। ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, और ये कमजोर तर होते जा रहा है। और ऐसा लगता है कि इस मुल्क की जमहूरियत को ख़त्म कर करके, जिस तरह मनुवाद को नाफिज करने के लिए, हिंदू राज को बनाने के लिए बीजेपी का जो रास्ता है वो जो है ना सोची समझी साजिश का हिस्सा है। ये इत्तेफाक़िया नहीं है। ये तमाम जो मामलात है ये इत्तेफाक़िया नहीं है। साल 1967 हरियाणा के विधायक गयालाल एक ही दिन में 3 पार्टियां बदलते हैं। सुबह वो किसी और पार्टी में होते हैं, दोपहर को किसी और पार्टी में चले जाते हैं, शाम तक किसी और पार्टी को रुख कर लेते हैं। उस दिन ये मुहावरा फेमस हुआ था, आया राम गया राम। अगर उसी वक्त में मजबूत कानून इस मसले पर बन जाते, देश के लिए एक मजबूत कानून इन नेताओं के सामने चुनाव आयोग पेश कर देता, केंद्र सरकार पेश कर देती, ऐसे प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूर कर दिया जाता जिसके तहत किसी सिंबल के तहत कोई चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति अपनी पार्टी को नहीं बदल सकता, तो आज हमें ये जो डिबेट हम जो कर रहे हैं जमहूरियत के सौदा का, शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बातचीत का ये दौर इसी तरह जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। सवालों और जवाबों का यह सिलसिला ब्रेक के पहले भी जारी था और अब भी जारी रहेगा। सिंगल पार्टी रूल शासन की तरफ ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इस तरह के आरोप हमेशा लगते रहते हैं। लेकिन हम अगर आंकड़ों पर गौर करें, 2009 में भारतीय जनता पार्टी का ऑल इंडिया में बात कर रहा हूँ, वोट प्रतिशत जो था वो 18% था, 2014 में 31% हो जाता है और 2019 में ये वोट प्रतिशत जो है वो 38% हो जाता है। यानी हर साल इनका जो वोट ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। आरोप चाहे आप कुछ भी लगा ले, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, लेकिन वोट प्रतिशत जो है वो इस पार्टी का लगातार बढ़ रहा है। ये हैरान कर देने वाली बात नहीं है, बल्कि क्योंकि वोट प्रतिशत अगर बढ़ रहा है तो ये आरोप जो है वो निराधार अपने आप में एक तरीके से साबित हो जाते हैं। मुकेश चंदा साहब, आपसे जवाब लेना चाहूंगा इस सवाल का। देखिए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है या जुडिशरी है, अदालत है, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ये तमाम महकमे खुद मुख्तार हैं अपनी तौर पर काम करने के लिए। इनके पास कानून भी है। जिस तरीके से आपने कहा कि अगर गयाराम के मौके पर अगर कानून बन जाता तो शायद ये प्रोग्राम नहीं करना पड़ता। कानून हिंदुस्तान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बेहतरीन दिया है, मगर आरएसएस ने अपनी चाल चलते हुए अपने प्यादों को तैयार करके इलेक्शन कमीशन में घुसा दिया, जुडिशरी में घुसा दिया, सीबीआई में घुसा दिया, ईडी में घुसा दिया। ये लोग कठपुतली के जैसा जुडिशरी को भी चला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी चला रहे हैं। ये लोग नजर नहीं आते हैं। इम्तिहान होते हैं सर यूपीएससी के, बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं आप। यूपीएससी के इम्तिहान देने के बाद जब वो इम्तिहान कोई पास कर लेगा तो वो सीबीआई, ईडी में जाएगा। 100 साल से ये लोग काम कर रहे हैं इस पर। 100 साल से काम करके अभी ये 2-4-5 साल से इनको कामयाबी मिलना शुरू हुई है। अगर कोई ईमानदार होता है और ईमानदारी से काम करता है तो उसको जज लोया बना दिया जाता है, या उसको जो है संजय भट्ट बना दिया जाता है, या इस किस्म के कई एक नाम हैं। मेरी याददाश्त बहुत कम है क्योंकि बीजेपी ने इतने कारनामे कर दिए हैं कि सबको याद रखना किसी एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। मैं अगली बार किताब लिख करके लाऊंगा लिस्ट। आप जज लोया से लेकर संजीव भट्ट से लेकर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी लाइन है इस्तेसाल की, धमकियों की, कत्ल खून की और जुल्म जबर की बेइंतहा इन्होंने की। अदालत सुनवाई कर रही है, तमाम मामलात की सुनवाई कर रही है। सवाल ये है वोट प्रतिशत कैसे बढ़ जाता है? अगर यही लोग जमहूरियत के सौदागर है तो वोट प्रतिशत क्यों बढ़ जाता है? देखिए, जिस तरीके से हमारे दोस्त ने बताया कि टीएन सेशन साहब ने जिस तरीके से काम किया था, जरूर इस वक्त हिंदुस्तान के आईटी को एक टीएन सेशन की जरूरत है और जो है जमहूरियत को बचाने के लिए बीआर अंबेडकर की जरूरत है। हिंदुस्तान को सरदार पटेल की जरूरत है। वापस हर महकमे में एक ऐसा सरदार पटेल आएगा जिसकी वो लोग गाना गाते थे, उन्होंने ही आरएसएस को बैन किया था, उन्हीं के पास से निकलेगा, आवाज़ निकलेगी। क्योंकि जहां जुल्म सितम होता है तो जुल्म सितम की इंतहा होती है, उसके बाद में राहत आती है। अंधेरे के बाद उजाला होता है, बारिश के बाद जो है फिर धूप निकलती है। अब धूप निकलने का टाइम आ गया। ये 10 साल का जो अंधियारा हिंदुस्तान की जमहूरियत पे छा चुका था उसको छटने का वक्त आया है। बीआरएस की शक्ल में केसीआर साहब अमन का झंडा लेकर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। यही सवाल मेरा आपसे भी। वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, एलिगेशन आपने भी अभी फिलहाल थोड़ी देर में बहुत एलिगेशंस लगाए। वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है तो जमहूरियत के सौदागर कैसे हो सकते हैं? आम जनता जो वोट देने जा रही है, 38% लोग इनको वोट दे रहे हैं 135 करोड़ में से, तो ये आखिर कैसे मुमकिन हो रहा है? देखिए, महंगाई रोज का रोज जिस कदर बढ़ते जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मजहबी चश्मे के जरिए लोगों को जो है ना इस तरह मलगूब किया जा रहा है, इतना जज्बाती कर दिया जा रहा है। और इसमें जो है ना बाबरी मस्जिद का फैसला है और जो दीगर मसाइल पे इल्ज़ाम है, तो इस मुल्क में लोग जो है ना मजहबी लोग हैं। ये ज़माना कदीम ज़माने से हज़ारों साल से यहाँ के लोग जो है ना किसी मज़हब के जो है ना मानने वाले हैं। इस मुल्क को जो है ना हिंदू और मुस्लिम में तकसीम करते हुए एक जो है ना हिंदुत्व का एक मिजाज बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग आज गैस के सिलेंडर की कीमत नहीं देखना चाहते, पेट्रोल की कीमत नहीं देखना चाहते, उनकी बेरोज़गारी उन्होंने देखना नहीं चाहते, वो तालीमी मैदान में कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं वो देखना नहीं चाहते। लेकिन वो एक जज्बाती तौर पे मलगूब हो रहे हैं बीजेपी से, और उसी का नतीजा ये है कि वोट परसेंटेज बढ़ा। लेकिन किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ की जो मजहबी तौर पे मजहबी तौर पे ये जो जुनून है, मजहबी तौर पे ये जो जुनून है अब इंतहा को पहुंच चुका है।
लोगों ने इस वक्त में अपने आप को होश में लाने की कोशिश की। इस मुल्क में नोटबंदी के जरिए, इस मुल्क में जीडी के जीएसटी के जरिए, इस मुल्क का जो स्ट्रक्चर है, इस मुल्क का जो माशी स्ट्रक्चर है वो बहुत हद तक कमजोर हो चुका है। और ये मुल्क जो यहाँ पे गोश्त के सप्लाई पे, जानवर की कुर्बानी पे और उस पे हलाल पे हराम पे बात करता है, वो मुल्क उसी गोश्त के जरिए से ये मुल्क आज जो है ना बखा में है। क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, दूसरे दीगर ममालिक से जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, वो फॉरेन एक्सचेंज से ये मुल्क अभी ठहरा हुआ है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होते तो ये मुल्क और कैसे बढ़ रहा है? वोट प्रतिशत कैसे बढ़ा पा रहे हैं आप? देखिए, आप विकास करेंगे और आवाम का विश्वास हासिल करेंगे तो जब ही तो और प्रतिशत बढ़ता है। अब हम अगर ये कह देंगे कि हमको जुडिशरी भी हमारे हाथ में है, जजेस भी हमारे हाथ में है, यानी इलेक्शन कमीशन भी हमारे हाथ में है, तो ये तो समझो आप, यानी हम डायरेक्ट समझो यानी कानून पे भी इल्जाम, यानी कानून के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, जुडिशरी पे उंगली उठा रहे हैं। ये देश पे रहते हुए इस तरीके की बात करना हमारे लिए जेबा नहीं देता। जुडिशरी की आप बात कर रहे हैं सर, साल 2018 में लेकर चलता हूं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज सीजेआई को पत्र लिखते हैं, बताते हैं लोकतंत्र खतरे में। चारों जजेस के नाम आपको बता देता हूं: जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रंजन गोगोई, चेलमेश्वर, मदन लोकुर। ये वो 4 जस्टिस है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 महीने पहले वो पत्र लिखते हैं सीजेआई को, भारतीय लोकतंत्र खतरे में। 4 महीने बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सर भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आकर ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जमहूरियत की हत्या हो रही है। देखिए, अब आपके शासन में ही हुआ है। देखिए, अब ये जो भी जज बताए हैं तो वो क्या खतरे में है उसकी इंक्वायरी होना चाहिए था। जो सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको कराना चाहिए था। क्योंकि जब जुडिशरी में कोई अगर आवाज उठा रहा, पत्र लिखने के 4 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सर ये गैप देख रहे हैं आप, 4 महीने कुछ हुआ नहीं, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो सीजेआई उस वक्त के जो भी सीजेआई थे उनको काम करना चाहिए था और देखना चाहिए था। क्योंकि जुडिशरी के अंदर अगर सवाल उठता है तो ये जुडिशरी पे भी अगर हम उंगली उठाएंगे वो ठीक बात नहीं है। यानी वो जज, यानी रिटायरमेंट के 4 महीने पहले उनको जुडिशरी याद आई, वो जो जज बैठे थे, तो इतने साल जुडिशरी उन्होंने देखे नहीं। ये भी तो एक सवाल है। ये भी एक सवाल है। नहीं, जब उन लोगों को लगा ये चीज का खतरा है, तभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आवाम को खत भी लिखा और ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट की जगह सोमोटो ले सकते थे सर। मैं ये कहना चाहूंगा साहब, 38% पे आ जाएंगे, उस पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। 38% बीजेपी के पास नहीं, इसमें आंकड़े कह रहे हैं सर 2014 में 31 मैं बता रहा हूँ आपको, 38 पर आ गए हैं, तो कह रहे हैं 24 पे 50 कैप्चरिंग है, इसमें बोगजिंग है, इसमें बूथ कैप्चरिंग है, इसमें बोगजिंग है, इसमें ईवीएम है इन्वॉल्व। जहां पर जो भी हो सका उन्होंने किया और अपना रैंक बढ़कर बता रहे हैं। आप भी धोखे में आ रहे हैं, टीआरएस बीआरएस धोखे में आने वाली नहीं है। 16 राज्यों में सरकार है सर, 4 में सहयोगी दलों के साथ सरकार है उनकी, खानी पड़ेगी। देखो आप 2023 ये बूथ कैप्चरिंग करते हैं, बोगजिंग वोटिंग कराते हैं ये लोग। क्या है बात बताइए आप, अमित शाह का काम क्या है? बूथ कैप्चरिंग, बूथ मैनेजमेंट के बहुत बड़े तो वो धारकारी हैं, वो तड़ीपार थे। वो तड़ीपार क्यों थे? टीआरएस सर बैलेट पेपर से नहीं जीती है, टीआरएस भी ईवीएम के जरिए से जीतकर सत्ता में मैं क्या बता रहा हूँ, बूथ कैप्चरिंग सिर्फ मैं ईवीएम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ईवीएम नहीं बता रहा हूँ सर। बूथ कैप्चरिंग कहीं पे ईवीएम है, कहीं पे बूथ कैप्चरिंग है, कहीं जहां पर जो इनसे होता है बन पाता है, यही तो करते हैं। जब से मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्होंने अपने कारिंदे तमाम महकुमा में फैला दिए हैं। इनका 2 से 5% से ज्यादा इनका कोई असर नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम को कितनी भी मुनाफरत में मुब्तला कर दिया जाए, ये मुनाफरत में आने वाली आवाम नहीं है। ये वो सरजमीन है जिसने महात्मा गौतम बुद्ध को दिया, ये वो सरजमीन है जिसने जो आर्यभट्टा को दिया, ये वो सरजमीन है जिसने महात्मा गांधी को दिया। यहाँ की आवाम फिरका परस्ती पे नहीं आती। हाँ, कुछ शरपसंद हमेशा से मुनाफरत फैलाते आए हैं, आज उनके कंट्रोल में मुल्क आया है। इसके लिए मुल्क जो है हिटलर के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग जर्मनी के नक्शे कदम पर हिंदुस्तान को ले जा रहे हैं। अगर आप निकाल कर देखेंगे रिकॉर्ड, तो जिस वक्त दूसरी जंग अजीम से पहले जर्मनी का जो हाल था, वो हाल हिंदुस्तान का आज है। दिन ब दिन हर चीज गिर रही है, बढ़ रहे हैं तो गुजराती, अडानी और अंबानी। तानाशाही शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप सर, हिटलर और डिक्टेटरशिप का भी नहीं कर सकते। सवाल मेरा एक ऐसा जो आप तीनों से है
एक चुना हुआ एमएलए विधायक की मैं बात करूं, 50,000 प्रतिमाह उसकी सैलरी है, दैनिक भत्ते के रूप में रोजाना उसे 2,000 रुपये का एक खर्चा दिया जाता है, 15,000 रुपये स्टेशनरी मोबाइल बिल का जो खर्च दिया जाता है, ऑफिस खर्च के लिए 45,000, 50,000 कब 2, 2.5, 3 लाख बन जाते हैं पता भी नहीं लगता। इस देश में सर गरीब आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी से हम लोग जूझ रहे हैं, हंगर इंडेक्स में हमारा देश 120 से पीछे चला जाता है। ये तमाम सूरत हालात बन रही है और 2, 2.5, 3 लाख रुपए एक विधायक प्रतिमा सरकार उसे दे रही है, उसके बाद भी वो दल बदल लेता है, चाहे वो आपकी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे वो टीआरएस से हो। मैं तीनों से इसके मुतालिक एक सख्त जवाब चाहूंगा सर। सबसे पहले इब्रार हुसैन आजाद साहब आप बताइए। हाल ही में केसीआर साहब जो है ना, ये विधायकों की जो सैलरी है वो उसको इंक्रीज की है, जबकि इस मुल्क में और बिलखुसूस इस रियासत में लोग जो है ना महंगाई की वजह से परेशान हैं और उस ऐसे सूरत हाल में ये इनकी जो है ना तनख्वाहों में इजाफा की है। तो और एक दूसरी बात ये है कि आज हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशंस क्या है, हमारे स्कूल्स की कंडीशंस क्या है। आज जो है ना कई लोग जो है ना आज भी अभी कोविड के बाद इसमें आप कमी चाहते हैं? नहीं, देखिए ये जो बढ़ाने का जो मकसद है ये इसलिए था कि कल से कल के दिन ये जो सौदेबाजी से ये परहेज करे और ये खुद इन्हें सौदेबाजी से खरीदते हैं और जब फिर इनके पास कोई सौदेबाजी का जब खतरा होता है तब इस पर उंगली उठाते हैं। तो ये जो तनख्वाहें हैं अभी रिसेंटली बढ़ाई गई हैं तेलंगाना में। आपके पास आना चाहूंगा हनीफ अली साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी सैलरी मिलने के बावजूद एक विधायक जब दल बदल लेता है तो जो बेरोजगार जो लड़का इस देश में घूम रहा है वो क्या सोच रहा होगा? देखिए, आप रहा सैलरी का मसला, एक विधायक का जो सैलरी है, आमतौर पर गवर्नमेंट सर्वेंट्स की भी जो सैलरीज है आज हमारे तेलंगाना स्टेट में, ड्राइवर की भी जो सैलरी है तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये है और एक विधायक का तो खर्चा होता है। सैलरीज पे मैं इतराज़ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सैलरीज तो होना चाहिए, क्योंकि एक विधायक का खर्चा भी होता है, उसकी गाड़ी का खर्च होता है, स्टाफ होता है, मेहमान नवाजी होती, तो उस पर मेरा कोई इतराज़ मैं नहीं करना चाहूँगा। रहा मसला यानी डेवलपमेंट की जो बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तेलंगाना सबसे नीचे है डेवलपमेंट के मामले में, हर मामले में। यहाँ पर यानी अब जैसा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स है 204, तकरीबन 2-3 साल से किराया बाकी है उनका, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट। आरोग्य श्री में कोई इलाज करने तैयार नहीं है क्योंकि उनको पेमेंट नहीं हो रहा है दवाखानों में। तो आप सैलरीज बढ़ाने पे मेरे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आवाम की तरफ भी तवज्जो देना है और अवामी जो मसाइल है, आज रोडों का जो हशर है, शायद प्रीवियस यानी 2014 से पहले मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, तो चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या टीडीपी की गवर्नमेंट थी, रोडों का इतना बुरा हशर नहीं था जो आज है। एमपी यूपी की भी बात कर लो सर थोड़ी, आप आपने तेलंगाना की कर ली, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की कर लीजिए। मध्य प्रदेश मैं देखा हुआ हूँ बरसों पहले, उद्घाटन के 5 दिन बाद एक्सप्रेसवे टूट जाता है सर। देखिए, अब ये तो हादसात यानी कंट्रैक्टर की लापरवाही बोली या जो भी होता है, यानी कहीं ना कहीं कंट्रैक्टर के ऊपर ही आएगा इल्जाम। वो तो मुकेश चंदा साहब आप बताइए, सैलरी आपने बढ़ाई है, तेलंगाना को हो या जरूरत पड़ रही है आपके एमएलएस को? देखिए, केसीआर साहब ने न सिर्फ जो है एमएलएस की बल्कि तमाम लोगों के मुशाहरे को बढ़ाकर खुशहाली और तरक्की के सिमत लेके गए हैं। वो किसानों के लिए भी एक स्कीम लाए हैं, किसी नौजवान लड़की की शादी होती है तो उसके लिए लाए हैं। मैं आपको ये कहूँगा क्योंकि आपका जो मौजू है वो जमहूरियत के सौदागर है, और जमहूरियत के सौदागर में जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि उनको पैसे कम पड़ गए थे जिसके लिए ये बदल रहे हैं, मैं आपको ये कहूँगा जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, कनन गोपीनाथ ने क्यों इस्तीफा दिया, शाह फैसल ने वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों लिया, आपको ये समझने की जरूरत है। एक बंदिश बनाई जा रही है, एक जाल मकड़ी के जैसा फैलाया जा रहा है जिसमें फंसाकर या तो वो रिजाइन कर देगा या मर जाएगा या बिक जाएगा या दब जाएगा। अब ये दबने वाले नहीं है, मौका बदलने का आया है। बीजेपी बर्खास्त होने वाली है, बीजेपी का हम नया नाम देंगे, बर्खास्त जनता पार्टी, जिसको जनता बर्खास्त कर देगी और उसकी जगह पे फिर से नई पार्टी आएगी, भारतीय राष्ट्रीय सब पार्टी। नाम सर एक बार फिर से अच्छा साफ बोल दीजिए, राष्ट्रीय समिति, भारतीय राष्ट्रीय समिति, भारत राष्ट्रीय समिति। जी, सही से बोल नहीं पाए थे शायद आप। मैं ये बोल रहा था। एक आखिरी सवाल लेता हूं सर मैं हनीफ अली साहब आपसे। महाराष्ट्र की वो बात कर रहे थे कुछ देर पहले मुकेश चंदा साहब के, महाराष्ट्र में आपने किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की, जमहूरियत को आपने गोद डाला। ये 2 बार हुआ सर। मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके जाना चाहूंगा।
अजीत पवार, जिनके बारे में आपके डिप्टी सीएम जो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस, वो पूरे इलेक्शन में कह रहे थे कि चक्की पीसेंगे, उनके ऊपर इतने एलिगेशन है, इतने इल्ज़ाम है, इस मामले में 2 साल, इस मामले में 6 महीने, इस मामले में 3 साल, बड़े एलिगेशन चल रहे थे। सुबह 5 बजे उठते हैं, उनके साथ मिलकर के सरकार बना लेते हैं, उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो ये एलिगेशन जो है सर बहुत पुख्ता है, साफ तौर पर दिख रहा है, इसके सबूत वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएगी। इस पर आप कुछ कह दीजिए सर। देखिए, आप सरकार बनी थी, एक दिन की सरकार थी वो। नहीं, आपने किस व्यक्ति के साथ मिलकर बनाई सर? ये नहीं, देखो आप, जब तक तो ईडी का कोई मसला आया नहीं था ना अजीत पवार पे, जब तक आया नहीं था, आरोप नहीं हटे थे सर ये डिप्टी सीएम बनते ही? आया नहीं था, उसके बाद ईडी का मसला आया, उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम, मतलब जब उन्होंने उनके साथ हुकूमत नहीं रखे तो ईडी को बिठा दिया गया। नहीं, इनसे मैं जवाब लेना चाहूंगा इस सवाल का सर। पूरे इलेक्शन में आप जिस व्यक्ति को कहते हो कि चोर है, वो चक्के पीसेंगे, उन्हीं के साथ आप सरकार बना लेते हो, फिर कहते हो कि नहीं हम दूध की धुली पार्टी है, बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी है। वॉशिंग मशीन है क्या सर बीजेपी, कि जो भी बीजेपी में शामिल हो जाएगा बिल्कुल धुल के साफ सुथरा? सुनिए, अब इलेक्शन में जो जबान इस्तेमाल की जाती है वो शायद मैं समझता हूँ कि कुछ आगे पीछे होती है, हर पार्टी में होती है, वो आगे पीछे होती है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं ना सर, आपकी हर स्टेट में। पहले आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देते हैं, पार्टी से निकलते ही बहरूपिया घोषित कर देते हैं, ये तो सर आपके साथ सबसे ज्यादा है। फिर सुनिए, नीतीश कुमार खुद बहरूपिये थे होंगे, क्योंकि देखो आप आरजेडी के साथ सरकार बनाए, फिर वहां से साथ छोड़े, फिर बीजेपी के साथ आए, फिर आरजेडी के साथ चले गए। तो अब यानी हिंदुस्तान का जो निज़ाम है, यानी बीजेपी किसी को दावत नहीं देती है, बीजेपी के करीब कोई आना चाहता है तो वेलकम करेगी ना। सियासी जमात है, हम पॉलिटिकल पार्टी है, कोई हमको अच्छा समझता है और हमारे करीब आना चाहता है तो वेलकम करते हैं, और कोई दूर जाना चाहता है तो उसको भी रोकने का सवाल नहीं है ना। तो कोई एमएलए आता है तो, लेकिन हमारे पास कोई आना है तो रिजाइन करके आना है, एमएलए भी, ये जरूर है। चाहे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हो, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट हो, लगातार भारतीय लोकतंत्र का जो पायदान है वो फिसलता जा रहा है, पीछे खिसकता जा रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो बताई जा रही है, जिस आधार पर ये रिपोर्ट्स तैयार होती है, वो प्रेस की स्वतंत्रता की भी एक बात है। इस रैंकिंग में 200 देशों में भारत 160 पर आ जाता है। और मैं बताना चाहूँगा, जो टॉप 5 कंट्रीज है, यानी जो पहले 5 पायदान पर जो देश है जिनके मैं नाम बताना चाहूँगा, वो सारे देश ऐसे हैं जहां पर प्रेस की स्वतंत्रता भी नंबर 1 पर है और वहां का लोकतंत्र भी नंबर 1 पर है। तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि अगर आप प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म नहीं करेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता बरकरार रहेगी, तो आपका देश का जो लोकतंत्र है वो भी 1 नंबर पर रहेगा और प्रेस की स्वतंत्रता भी 1 नंबर पर रहेगी। ये इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार हुसैन आज़ाद साहब, आपने हमारे इस खास प्रोग्राम में शिरकत की, दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हनीफ अली साहब, आपने भी बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मुकेश चंदा साहब, आप हमेशा हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, बेहद शुक्रिया आपका दिल से। हमारा ये प्रोग्राम लाइव डिबेट यहीं इख्तिताम पजीर होता है। लेता हूं मैं आपसे इजाज़त, देखते रहिए मुनसिफ टीवी न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।